एनआईए की एक अदालत ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई है और मुसलमानों की गिरफ्तारी को गलत ठहराया है, सवाल उठाया है। क्या है पूरा मामला? खबर दर खबर में इसकी तफसील जानेंगे। 15 दिनों से पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह नहीं आ रहे हैं और अपोजिशन का एहतजाज बढ़ता जा रहा है। इन दोनों के इस्तीफ़ा की मांग की जा रही है। खबर दर खबर में इसके बारे में भी जानेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं में आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं रह गए हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या है मामला, इसे भी खबर दर खबर में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में एक हिंदू महिला को मारा गया, पीटा गया, इल्ज़ाम लगाया गया गौ कुशी का, गौ हत्या का, और जो मामला सामने आया है उसने संगीन सवाल उठा दिया है। हापुड़ में एक मदरसा को कवर कर दिया गया है। क्या है मामला, इसको भी जानेंगे। तमिलनाडु में एक दलित को अपर कास्ट के लोगों ने मारा, लेकिन जिस वजह से मारा वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है और सवाल पैदा हो रहा है, क्या 21वीं सदी के भारत में भी दलितों को इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ हासिल नहीं है? इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ख़बरें हैं। खबर दर खबर में इन तमाम ख़बरों की तफसील जानेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और आइए अब जानते हैं ख़बरें तफसील से। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। 23 जुलाई को यूपी पुलिस ने गोंडा ज़िला से 6 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने रंजीत शर्मा के घर में दाखिल होकर उनकी 15 साल की बहन का अगवा करने की कोशिश की, फ़रोख्त करने का, बेचने का मंसूबा था और उसको कत्ल करने का भी प्लान था। जिन 6 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक है मोहम्मद सुहैब, दूसरा शुएब खान, तीसरा मुजीब खान, चौथा उमर, पाँचवा अब्दुल अजीज़ और छठा ज़ीशान। इन 6 को 23 जुलाई को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। जब मामला एनआईए की अदालत में पहुंचा तो एनआईए ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिया, क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई थी उससे साफ पता चल रहा था कि इन 6 ने रंजीत शर्मा की बहन को न तो अगवा करने की कोशिश की, न उसके घर में दाखिल हुए, बल्कि पुलिस का एजेंडा और मंसूबा था महज 6 मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल भेजना, उनको दहशतगर्द बनाना, उनकी ज़िंदगी को ख़राब करना। एनआईए ने जब तफ्तीश की, एनआईए की अदालत ने इंक्वायरी की तो पता चला कि यूपी पुलिस ने 11:44 पर एफआईआर दर्ज की है और सिर्फ 1 मिनट के बाद 11:45 पर इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। एनआईए की अदालत ने इसी पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं और सिर्फ 1 मिनट के बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है। ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अगर किसी ने शिकायत दर्ज की है, एफआईआर दर्ज कराई है, तो उसके बाद आप जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसके बारे में छानबीन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तफ्तीश करेंगे और अगर मामला सही नज़र आता है उसके बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहाँ एफआईआर और गिरफ्तारी में सिर्फ 1 मिनट का फासला है, यानी ऐसा लग रहा है कि पहले गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। एनआईए की अदालत ने यह भी कहा कि दावा ये किया गया है, इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इन्होंने अगवा करने की कोशिश की, कत्ल करने की या बेचने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं और ना ऐसा कोई सबूत इनके खिलाफ दिखाया गया है। सीसीटीवी की कोई फुटेज मौजूद नहीं है, कोई गवाही मौजूद नहीं है। इसलिए पुलिस ऐसे मामलों में कैसे इतनी जल्दी गिरफ्तारी कर सकती है? एनआईए की अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा जुर्म, ऐसा मामला जिसमें 7 साल से कम की सज़ा हो, उसमें इतनी जल्दी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है और यूपी पुलिस ने महज जानबूझकर इस तरह की हरकत की है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगस्त की पहली तारीख को एनआईए की अदालत ने फैसला सुनाया और फिर इन 6 लोगों को रिहाई मिल जाती है। अब इन 6 मुसलमानों के वकील ने कहा कि हमारी अगली कोशिश होगी कि केस ही मुकम्मल तौर पर अदालत से ख़त्म हो जाए। मकतूब ने यह खबर शाये की है और गज़ाला अहमद की ये स्टोरी है। और आइए अब आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज को 15 दिनों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया था स्टूडेंट्स पर और उसके बाद ही संसद में अपोजिशन ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, हंगामा शुरू
करना शुरू कर दिया। अपोजिशन की मांग है कि अमित शाह सामने आए और जवाब दें कि स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज करने की परमिशन किसने दी थी, किसके ऑर्डर से दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। और 20 जुलाई के बाद एक मरतबा भी पार्लियामेंट में अमित शाह नज़र नहीं आए हैं, न देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नज़र आए हैं। आज भी अपोजिशन के एमपीज ने पार्लियामेंट में एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री को संसद में आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जब तक वो नहीं आएंगे उस वक्त तक हम संसद को नहीं चलने देंगे। अपोजिशन के नाते हमारी मांग है, हमारा मुतालबा है कि संसद में आए। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार संसद में राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, मुद्दा को उठाया जा रहा है और राम मंदिर में हुई चंदा चोरी का जो विरोध किया जा रहा है उसके लिए जो एक ड्रामा तैयार किया गया है उसमें भी चंदे इकट्ठे हो रहे हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि विरोध के दौरान एमपी ने, सांसदों ने जो चंदा दिया है उसकी तादाद भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है और समाजवादी लगातार इसको मुद्दा बना रही है, इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेताओं ने, इसी तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज संसद में क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। पहले भी कहा है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला और अर्थव्यवस्था से, लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा। हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करिए कि E20, E30, 40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करेंगे। नहीं तो क्योंकि ये आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। आस्था और आर्थिक दोनों। कहाँ मिला फसल ये? कहाँ मिला क्या? गांव-गांव में मिल रहा है। फसल की क्या कमी है? फर्टिलाइजर की कमी है, फसल की कमी नहीं हो रही। किसान तो मेहनत कर रहा है। एक और बड़ी खबर जान लीजिए। खबर यह है कि डीलिमिटेशन बिल लाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है और किरण रिजिजू ने आज लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात की, प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50 मिनट तक की मुलाकात जारी रही। पिछले दिनों भी डीलिमिटेशन बिल आया था, लेकिन अपोजिशन के सख्त विरोध की वजह से या उनके इत्तेहाद की वजह से ये बिल पास नहीं हो सका। अब एनडीए के मेंबरान की तादाद बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी डीलिमिटेशन बिल को पास कराना आसान नहीं है सरकार के लिए। बीजेपी की पूरी कोशिश है 2029 से पहले डीलिमिटेशन बिल पास कर दिया जाए ताकि परिसीमन के जरिए लोकसभा का जो हल्का है उसकी तादाद को 500 से बढ़ाकर 800 से ज़्यादा कर दिया जाए। उधर अपोजिशन और ख़ासतौर पर कांग्रेस की कोशिश यह है कि 500 की जो तादाद है वही तादाद बाकी रहे, डीलिमिटेशन बिल पास न हो सके। यूसुफ पठान को भी पार्लियामेंट में लगातार विरोध का, तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, क्रिकेटर थे और टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने इनको लोकसभा का टिकट दिया, ये एमपी बन गए और उसके बाद इन्होंने गद्दारी की, बीजेपी में आ गए। टीएमसी से, ममता बनर्जी से इन्होंने बगावत की। जिन 20 सांसदों ने बगावत की उसमें यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। आज पार्लियामेंट में कुछ सहाफ़ियों ने यूसुफ पठान को घेर लिया और उनसे पूछना शुरू कर दिया कि ऐसा लगता है कि आप एनडीए में नहीं जाना चाहते, ज़बरदस्ती आपको लाया गया है, आप ममता बनर्जी के साथ ही जाना चाहते हैं, क्या है सच्चाई? और यूसुफ पठान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। आप ये वीडियो क्लिप सुनिए। कुछ तो बताएं। अच्छा, इस तरह की खबरें हैं कि आप नहीं जाना चाहते। यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, कुछ ऐसी खबरें हैं कि आप लोग कुछ सच्चाई है क्या यूसुफ भाई इन बातों में कि आप एनडीए की तरफ नहीं जाना चाहते? यूसुफ भाई पहले बात कर रही है। यूसुफ भाई टीएमसी ऐसा टीएमसी का दावा है यूसुफ भाई इस तरह का? टीएमसी दावा कर रहे हैं कि आप लोग संपर्क में हैं। हाँ यूसुफ भाई, कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे? कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अच्छा,
अच्छा कुछ बोला तो नहीं आपने? ठीक है। और आइए अब बात करते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों का सिलसिला भी यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। यूपी के सदर हैं शौकत अली, और जो पिछला चुनाव हुआ था उस चुनाव में IMIM का जो रिज़ल्ट था अच्छा नहीं आया था। यूपी में 100 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ी थी। उस वक्त भी यूपी के सदर थे शौकत अली, लेकिन एक भी सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यूपी में कामयाबी नहीं मिली। कोशिश पूरी थी। अब 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से जारी है और AIMIM का एजेंडा है, उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और सीटों को जीतना भी है। अब यूपी की कमान है शौकत अली के हाथों में, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आते हैं आसिम वक़ार, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन हैं। अब ताज़ा रिपोर्ट यह है, सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि शौकत अली और आसिम वक़ार के बीच में तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बल्कि कशीदा है और दोनों एक दूसरे को लीडर नहीं मान रहे हैं। मामला उस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खों में आ गया और ये जो इख्तलाफ है जनता के बीच आ गया जब शौकत अली ने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के ज़रिए एक ऐलान किया और कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हुक्म पर या उनके मशवरे से इन 3 लोगों को IMIM का स्पोक पर्सन मुकर्रर किया गया है, और यही 3 बंदे मीडिया में बातचीत करने के लिए पार्टी की तरफ से अथोराइज्ड है। इनके अलावा को अथॉरिटी नहीं है पार्टी के बिहाफ पर मीडिया में जाने के लिए या बातचीत करने के लिए। शौकत अली ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूबा उत्तर प्रदेश के लेटर हेड से जिन 3 नामों का ऐलान किया है, उसमें पहला नाम है एडवोकेट शादाब चौहान का, दूसरा नाम है सैयद जवाद अली का, और तीसरा नाम है सैयद मोहम्मद मकसूद अशरफ का। आप लेटर पर देखेंगे तो पहले मकसूद अशरफ का नाम है, उसके बाद शादाब चौहान का, और तीसरा नाम है जवाद अली का। जवाद अली भी अच्छे प्रवक्ता हैं, टीवी चैनलों पर लगातार जाते हैं, बोलते हैं, और अब बाज़ाब्ता उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर लिया। शौकत अली ने इन 3 नामों का ऐलान कर दिया। उसके बाद आसिम वक़ार ने इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि अगर ये नेशनल स्पोक पर्सन हैं तो इनके नाम का ऐलान खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को करना चाहिए था, ताकि पता चले कि नेशनल स्पोक पर्सन हैं, और अगर ये स्टेट स्पोक पर्सन है तो फिर ये स्टेट के ही स्पोक पर्सन रहेंगे, नेशनल मामलों के स्पोक पर्सन नहीं हो सकते। और शौकत अली ने अपने बिहाफ पर इनका ऐलान किया है, जो यूपी का लेटर हेड है उस पर इनका नाम जारी किया गया है, तो इसका मतलब है ये स्टेट के स्पोक पर्सन है, न कि नेशनल स्पोक पर्सन है। दूसरी तरफ कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, और कई मरतबा मुझसे भी AIMIM के कई नेताओं ने कहा, खासतौर पर इनमें जो स्पोक पर्सन है, कि आसिम वक़ार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन नहीं रहे, पार्टी के बिहाफ पर वो कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, या उनका कोई स्टेटमेंट आता है, उनका कोई बयान सामने आता है तो उसको AIMIM का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं AIMIM के नेता, उनके स्पोक पर्सन। लेकिन एक मरतबा भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिशियल अकाउंट से आसिम वक़ार के बारे में ये नहीं कहा गया है कि वो अब हमारे स्पोक पर्सन नहीं रहे, या उनकी जो बात है वो AIMIM की बात नहीं मानी जाएगी। न ही असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तक अपने अकाउंट से एक मरतबा लिखा है या बोला है कि आसिम वक़ार हमारे स्पोक पर्सन नहीं रहे। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि आसिम वक़ार ने AIMIM को छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है, और वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अभी तक आसिम वक़ार ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आसिम वक़ार के ट्विटर हैंडल पर उनके बायो में बाज़ाब्ता यही लिखा हुआ है कि वो AIMIM के नेशनल स्पोक पर्सन हैं या चीफ स्पोक पर्सन हैं। काफ़ी दिनों से चल रहा है कि आसिम वक़ार में और ओवैसी में बात नहीं बन रही है। असदुद्दीन ओवैसी के कई फैसलों के खिलाफ आसिम वक़ार ने अपना बयान भी दिया है, लेकिन एक मरतबा भी AIMIM ने ऑफिशियली उनके खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया है। तो मामला तय है कि अंदरूनी खाना बहुत कुछ चल रहा है, ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। AIMIM चाहती है कि आसिम वक़ार को पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन आसिम वक़ार एक बड़ा नाम है, एक बड़े नेशनल स्पोक पर्सन है, और देश के मुसलमान और यहाँ की जो अवाम है आसिम वक़ार को पसंद करती है, उनको सुनना चाहती है। AIMIM में असदुद्दीन ओवैसी के बाद अगर मीडिया में कोई बहुत अच्छे तरीके से बात करना जानता है तो उसमें आसिम वक़ार का नाम सरे फहरिस्त है। इसलिए आसान नहीं है AIMIM के लिए भी आसिम वक़ार के लिए कोई फैसला लेना। अब देखिए अगले दिनों में क्या कुछ होता है। अब आइए आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से खबर सामने आ रही है, जहां 3 हिंदू महिलाएं गाय लेकर जा रही थी
और वो महिलाएं गाय को एक जगह बेचने लेकर जा रही थी, उनका कुछ और इदारा था। अब दूसरे हिंदू नेताओं ने देखा, उसमें कुछ बीजेपी के नेता भी शामिल है। अब इन सब को लगा के गाय लेकर ये जो 3 महिलाएं जा रही है, 3 महिलाएं मुसलमान हैं, चुनांचे कट्टरपंथियों ने, बीजेपी की महिला नेताओं ने, उसके पूरे ग्रुप ने इनको रोका और इनको मारना शुरू कर दिया। बेदर्दी से मारा और कहा तुम गाय को कहाँ लेकर जा रही हो, गाय को ज़बह करने लेकर जा रही हो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। वो महिलाएं चीखती रही, चिल्लाती रही और कहती रही हम हिंदू हैं, हमें मत मारो। उन महिलाओं ने यह भी कहा कि हम गाय को किसी मुसलमान को देने नहीं जा रहे हैं, हम गाय को ज़बह करने नहीं जा रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है हम गलत हैं तो पुलिस स्टेशन लेकर चलो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस हमें सज़ा देगी, पुलिस हमसे सवाल जवाब करेगी कि हम गाय को कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये महिलाएं नहीं सुनती है और उन महिलाओं को लगातार मारा जाता है। अब जिन महिलाओं ने, जिस ग्रुप ने इन हिंदू महिलाओं पर हमला किया गौ तस्करी के आरोप में, उसमें से एक का नाम है सपना अग्रवाल और उसका पूरा ग्रुप शामिल था। अब एक और शख्स है मनीष सिंह, वो इस पूरे मामले को देख रहा था। मनीष सिंह ने इस पूरे मामले की वीडियो बनाई और वीडियो को सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर भी किया और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जा उड़ाई गई है, जंगल राज है, इन लोगों ने खुद कानून को हाथ में ले लिया और अगर कोई गाय लेकर कहीं जाएगा तो क्या उसको मारा जाएगा, इस तरह पीटा जाएगा। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच की जाए और जिन जिन लोगों ने इन 3 महिलाओं को मारा है, पीटा है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। रिपोर्ट यह है कि यूपी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक हमला आवर महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस ग्रुप ने मारा है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये वीडियो सुनिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमारी गाय माता हापुड़ से एक और खबर सामने आ रही है। कावड़ यात्रा जारी है और कावड़ यात्रा के दौरान लगातार अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही है। अब हापुड़ में एक मदरसा है सड़क किनारे, उस मदरसे को ढांप दिया गया, कवर कर दिया गया। उसके अलावा कुछ और मस्जिदें हैं, कुछ और मदरसे हैं, उन सब को भी कवर कर दिया गया। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ बल्कि पिछले कई सालों से देखा जाता है। मैं भी पिछले साल उधर गया था तो मैंने देखा कि जिस रास्ते से कावड़ यात्रा जा रही थी उस रास्ते पर मौजूद तमाम मदरसों को, मस्जिद को कपड़ा से, तिरपाल से कवर कर दिया गया था। इसी तरह मुजफ्फरनगर के एक चौक की वीडियो सामने आई है जहां देखा जा रहा है कि जो चौक है वो फूड का, खाने का हब और सेंटर माना जाता है। तरह तरह का रेस्टोरेंट वहाँ पर मौजूद है। अब वहाँ पर जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पर ये लिखा हुआ था कि यहाँ नॉनवेज पाया जाता है या यहाँ शानदार खाना है, जायकादार यहाँ पर खाना मिलता है, कबाब मिलता है, गोश्त मिलता है, तो इस तरह की जो तस्वीरें लगी थी कबाब की, गोश्त की, या जिन रेस्टोरेंट्स पर लिखा हुआ था कि नॉनवेज रेस्टोरेंट है, उन तमाम को कवर कर दिया गया है, ढांप दिया गया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर मुसलमान ईद की नमाज़ अदा करने जाता है, मुसलमान जुमा की नमाज़ अदा करने जाता है और रास्ते में अगर कोई मंदिर नज़र आती है तो क्या उसको कवर किया जाता है, उसको ढांपा जाता है? बल्कि मस्जिद के सामने तो अपनी यात्राओं में ये तेज़ आवाज़ में डीजे बजाते हैं, मुसलमानों के जज्बात को भड़काने का काम करते हैं। दूसरी तरफ लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि इनके लिए सड़कों को हफ्तों हफ्तों बंद कर दिया गया और मुसलमान 5 मिनट के लिए नमाज अदा कर ले तो उस पर एक्शन हो जाता है। और आइए बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु से खबर सामने आ रही है जहां एक दलित रामर को जान से मार दिया गया। उसका एक दोस्त था, साथी था प्रशांत, उसकी भी हालत खतरे में है, जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रहा है। और रामर का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो दलित है, वो घोड़ों के ज़रिए सामान को लाना ले जाना करता था, वही उसकी रोज़ी रोटी का ज़रिया था। अब रघव नाम का एक बंदा है, उसने इल्ज़ाम लगाया रामर पर कि उसके घोड़े ने राघव के खेत में चर लिया है,
اس کے گھاس کو کھا لیا ہے۔ اس بات کی وجہ سے رگھو اپنے پورے گروپ کے ساتھ رامر کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور لاٹھی سے، ڈنڈا سے، چاقو سے اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہوتی ہے ان سب سے رامر کو مارا جاتا ہے، اور اتنا مارا گیا کہ رامر کی ہتیا ہو جاتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ رامر کے ساتھ پرشانت تھا، وہ رامر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پرشانت کو بھی مارا جاتا ہے، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور وہ بھی زندگی اور موت کے بیچ میں ہے۔ اور اس طرح کا معاملہ دیش میں لگاتار پیش آتا ہے۔ اگر دلت نوجوان گھوڑے کے ذریعے بارات لے کر جائے تو مارا جاتا ہے، کسی برہمن کی بستی سے گزر جائے تو اس پر اٹیک ہوتا ہے۔ ابھی تازہ معاملہ تمل ناڈو سے سامنے آیا، جہاں گھوڑے نے کھیت میں گھاس چر لیا تو اس کی وجہ سے اپر کاسٹ کے لوگوں نے رامر کو جان سے مار دیا۔ اور آئیے بات کرتے ہیں کچھ عالمی خبروں کے بارے میں۔ یمن سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے ساحلی علاقے میں بھارت کا ایک جہاز تھا، اس پر حملہ ہوا، میزائل آ کر گرا اور بھارت کا وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ بھارت کے 17 ملاح بھی، 17 کرو ممبر بھی اس جہاز میں موجود تھے، لیکن رپورٹ یہ ہے کہ ان سب کو بچا لیا گیا ہے۔ بھارت کے جہاز پر حملہ کس نے کیا، کیسے کیا، فی الحال اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ حوثیوں کا حملہ سعودی عرب پر ہو رہا ہے اور سعودی عرب نے بھی حوثیوں پر حملہ شروع کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ حوثیوں کے حملے کو بھی لگاتار سعودی عرب کی طرف سے روکا جا رہا ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ریڈ سی میں بھارت کے جہاز پر حملہ ہوا ہے اور یمن کے علاقے میں حملہ ہوا ہے، تو شاید سعودی عرب سے آنے والے کسی میزائل سے یہ حملہ ہوا ہو، کیونکہ رپورٹ یہی ہے کہ میزائل آ کر گرا اور تب بھارت کا جہاز ڈوب گیا ہے۔ ایک اور رپورٹ سامنے آ رہی ہے، خبر یہ ہے کہ حوثیوں نے دبئی پر حملہ کیا ہے۔ صرف 20 منٹ میں دبئی کے جبل علی انڈسٹریل ایریا میں 7 مرتبہ دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکوں کی آواز بہت تیز تھی۔ پورا جبل علی انڈسٹریل جو ایریا ہے وہ دھواں میں تبدیل ہو جاتا ہے، آگ کے شعلے دیکھے جاتے ہیں اور میڈیا میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ حوثیوں نے کیا ہے اور یونائٹڈ عرب امارات کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان حملوں کو نہیں روک سکا۔ حالانکہ دبئی کی میڈیا نے، یونائٹڈ عرب امارات کی میڈیا نے اور سرکار نے اس خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ الجزیرہ اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس رپورٹ کو شائع نہیں کیا ہے۔ ایران کی میڈیا نے سب سے پہلے اس رپورٹ کو شائع کیا، تسنیم نیوز ایجنسی نے، اور دعویٰ کیا کہ حوثیوں نے دبئی پر حملہ کیا، 20 منٹ میں وہاں 7 دھماکہ ہوا ہے۔ انڈین میڈیا نے بھی ایرانی میڈیا کے بہاف پر اس خبر کو شائع کیا ہے، لیکن ویسٹ کی یا یورپ کی میڈیا نے یا خود عرب کی میڈیا نے اس رپورٹ کو شائع نہیں کیا ہے۔ یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حوثیوں کا حملہ ہو اور اس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو انڈسٹریل علاقہ ہے وہاں دھماکہ ہوا ہو کسی اور وجہ سے اور اس کی وجہ سے آواز سنی گئی ہے، آگ کے شعلے دیکھے گئے ہیں، پورے علاقہ کو دھواں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ بھی ریئلٹی ہے، سچائی ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات پر یا عرب کے دوسرے علاقوں پر کوئی حملہ ہوتا ہے حوثیوں کا یا ایران کا، تو ان حملوں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو کوئی ویڈیو بناتا ہے یا سوشل میڈیا پر کچھ بھی لکھتا ہے تو اس کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اب این ڈی ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ جبل علی انڈسٹریل علاقہ میں دھماکہ ہونے کے بعد دبئی پولیس نے 2 کو گرفتار کر لیا، فلم بنانے کی وجہ سے، ویڈیو بنانے کی وجہ سے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ اور پہلے بھی لگاتار اس طرح کی خبریں سامنے آئی ہے، برٹش شہریوں کو بھی دبئی میں گرفتار کیا گیا دھماکہ کی حملہ کی ویڈیو بنانے کی وجہ سے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی تک کوئی صلح سمجھوتا نہیں ہو سکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ بیان یہی سامنے آیا ہے کہ ایران اس بات کے لیے ایگری ہو گیا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کو اوپن کر دے گا، پہلے والی پوزیشن میں اسٹیٹ آف ہرمز رہے گا، اور اس لیے امریکہ نے ایران پر اپنا حملہ کینسل کر دیا ہے، پلان کینسل کر دیا ہے۔ ادھر پاکستان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے دوبارہ میڈیٹر کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے اور پاکستان ایران کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور جلد ہی دوبارہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، ایسا پاکستان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ریڈ سی میں حوثیوں نے سعودی عرب کے ایک جہاز پر حملہ کر دیا ہے۔ حالانکہ ریڈ سی میں حوثیوں کے اس حملے کی وجہ سے سعودی عرب کے جہاز کا کتنا نقصان ہوا ہے اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا یہ جہاز ریڈ سی میں باب المندب کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور حملے کے بعد اس جہاز کو واپس لوٹنا پڑا ہے، باب المندب کی طرف دوبارہ وہ جہاز
नहीं आ सका है। और आइए अब आपको बताते हैं सबसे अहम तरीन खबर। तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा नमाज जनाजा आप स्क्रीन पर देखिए। गज़ा पट्टी में एक ही ख़ानदान के 112 अफराद की नमाज जनाजा कल अदा की गई और 3 सालों बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। अक्टूबर 2023 के बाद जब इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया, तमाम मकानों को, तमाम टावर्स को इसराइल ने बुलडोज कर दिया, तो बेशुमार जाने मलबा तले दब गई। उनकी लाश नहीं निकाली जा सकी और उनमें ख़ानदान हैं अबू शरिया और अल हुसैना, जिनके ख़ानदान के 112 अफराद का कत्ल हो गया। इसराइल के हमले में उनकी शहादत हो गई और अभी तक उनकी नमाज जनाजा अदा नहीं की गई थी। तमाम 112 अफराद की कल यानी 4 अगस्त को गज़ा पट्टी में नमाज जनाजा अदा की गई और तारीख़ का ये सबसे बड़ा नमाज जनाजा माना गया है। मलबा के नीचे से इनकी लाशें निकाली गई है। गज़ा से रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी भी 8000 से ज़्यादा लाशें मलबा तले दबी हुई है और उन लाशों को निकाला जा रहा है, उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जा रही है। ये तमाम 112 अफराद जिनकी नमाज जनाजा आप देख रहे हैं, इनको फ़लस्तीनी परचम पहनाया गया, यानी फ़लस्तीनी परचम का कफ़न इनको दिया गया और इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। गज़ा पट्टी के तकरीबन सभी इन्फ्लुएंसर ने, जर्नलिस्ट ने इस मंज़र को अपने कैमरे में क़ैद किया। वहाँ के इन्फ्लुएंसर की इंस्टाग्राम पर जो कुछ वीडियो सामने आई है, आप स्क्रीन पर उसे देखिए। سيدفن في ثرى غزة 112 شهيد. تحدثوا عنا، ارفعوا الصوت، لا تجعلوا هذه المشاهد تمر مرور الكرام عبر هواتفكم. खबरदार खबर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।